आइए समझते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या बात किया था कि कोशिका क्या है। तो कोशिका के बारे में हमने बात किया था, कोशिका की प्रमुख खोजें क्या हैं, मतलब किन वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है अलग अलग खोजें की, कोशिका के जो अलग अलग खोजें हैं वो कौन कौन से वैज्ञानिक ने किस किस से संबंधित खोज किया, ये सारी चीज़ें बात की हैं। तो आज हम क्या बात करेंगे इस वीडियो में, जो ये वीडियो इसमें हमने कोशिका से संबंधित प्रमुख खोजें के वीडियो जो है इसमें हम लोगों ने बनाया है। तो आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कोशिका के प्रकार। जैसे हमने पढ़ लिया कि कोशिका क्या है, जैसे एक बार हम आइए समझ लेते हैं कि जैसे कोशिका क्या है। तो कोशिका क्या होती है? द सेल यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोशिका जीवन की प्रमुख इकाई होती है। जैसे अगर कोशिका ना हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका लाइफ पॉसिबल नहीं है, मतलब जीवन जो है बिना सेल के नामुमकिन है। कैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेरी बॉडी है तो ये कम्प्लीटली जो है सेल से बनी है। तो ये जो सारी सेल्स से मिलके हमारी बॉडी बनी है, जैसे स्किन है और सारी चीज़ें जो है वो सेल्स से ही बन के पूरी बॉडी कंप्लीट हुई है। छोटे छोटे सेल्स से मिला के पूरी जो है ये लार्ज बॉडी तैयार हुई है। तो ये क्या है? कोशिका। अब आप कल्पना कीजिए क्या बिना किसी सेल के कोई भी ऑर्गन या फिर बॉडी बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि अगर बोन भी है मान लीजिए और हेयर भी है तो ये सारी चीज़ें जो है कोशिका से मिलके बनी हैं। तो बिना कोशिका के तो कोई जीवन की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती और सोच भी नहीं सकते। तो इसी वजह से कोशिका क्या है? प्रमुख है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कोशिका जो है प्रमुख हो चुकी। तो अब जब हमने कोशिका के बारे में समझ लीजिए और उसके कौन से वैज्ञानिक खोज किए हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ चुके हैं। तो अब हम क्या समझेंगे? टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कोशिका के प्रकार। जैसे समझ लेते हैं कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो क्या हो जाएगा? इनमें क्रोमेटिन पदार्थ गुणसूत्रों में संगठित नहीं होते, यह केवल डीएनए सूत्र के रूप में पाया जाता है। मतलब जो ये सेल होते हैं इसमें जो पदार्थ होता है क्रोमेटिन वो गुणसूत्र में संगठित नहीं होता। ठीक है, इसमें जो डीएनए होता है ये सूत्र के रूप में पाया जाता है। अब देखिए जो यहाँ पे हमने और एक टॉपिक लिखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कलाबद्ध कोशिकांग। जैसे अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, लवक है आदि अनुपस्थित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेल होती है तो यहाँ पे हर चीज़ें जो है ऐसे बनी होती हैं। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे पूरी सेल की डिटेल्स, और यहाँ पे भी एक जो है आपको थीम लगा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लें, चूँकि अच्छे से नहीं बना है। ठीक, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लवक आदि हर चीज़ें जो है कोशिका में होती हैं। तो अगर अब हम बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है हमारी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कलाबद्ध कोशिकांग जैसे, तो ये सारी चीज़ें कलाबद्ध कोशिकांग में आती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लवक। तो ये सारी चीज़ें जैसे क्या है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, लवक है, ये अनुपस्थित होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय, लवक आदि ये अनुपस्थित होती हैं। अब देखिए एक चीज़ ये है कि जो बैक्टीरिया हैं और नीले हरे शैवाल, ये क्या होते हैं? ये शैवाल कोशिका प्रोकैरियोटिक में होती हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जो बैक्टीरिया होती हैं, नीले हरे शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। मतलब अगर कहीं बैक्टीरिया की बात की जाए तो आप आसानी से समझ जाइएगा कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल में आती है, और अगर नीले हरे शैवाल की बात करें तो ये भी प्रोकैरियोटिक में आती है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, जैसे ये हमारी क्या हो गई? प्रोकैरियोटिक हो गई। अभी इसके बारे में हम लोग यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस समझेंगे, अंतर क्या समानताएं नहीं होती हैं वो चीज़ें। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? इन कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे ये सेल रही, ठीक, तो इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, और ऐसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगी। ठीक है, और चीज़ें इसमें जो है उपस्थित होती हैं। तो अगर हम बात करें जो ये हमारा क्या है? सेल। ठीक,
मीन्स केंद्रक। तो जो केंद्रक होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। मतलब इसमें जो होता है वो कंप्लीट केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, जो केंद्रक कला से घिरा होता है। अब देखिए जो ये केंद्रक होगा, ये इसके प्रोटेक्शन के लिए कि ये केंद्रक हमारा सुरक्षित रहे, उसके लिए यहाँ पे इसकी एक सुरक्षा के लिए गार्ड रखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक कला। ठीक है, ये केंद्रक कला से क्या होता है, घिरा होता है, ताकि उस पर चूँकि किसी भी सेल का, किसी भी कोशिका का उसका मेन इम्पोर्टेंट जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो उसका केंद्रक होता है। ठीक है, तो केंद्रक की सुरक्षा तो बढ़ानी पड़ेगी। तो ठीक, तो केंद्रक की सुरक्षा के लिए केंद्रक कला जो है उसको घेर के रखता है। तो कोई भी अटैक होगा तो वो पहले केंद्रक कला उसको समझेगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, हमारी जो यूकैरियोटिक है उसमें केंद्रक सुसंगठित रूप से पाया जाता है, मतलब कंप्लीट प्रेजेंट होता है, और उसमें उसकी कोशिका की जो केंद्रक होती है उसको सुरक्षा के लिए केंद्रक कला से घिरा होता है। अब अगर हम लोग दूसरी बात करें तो कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, ये देख लीजिए, और गाल्जी काय, लवक आदि सभी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, लवक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी यूकैरियोटिक कोशिका में आएंगी। अगर हम बात करें यहीं पे देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लवक, ये सारी चीज़ें क्या कह रहा है, अनुपस्थित हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो में सेल के बारे में यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक सेल को डायग्राम के थ्रू बना के दोनों को डिफरेंस करेंगे, उसमें जो चीज़ें हैं उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, नेमिंग कर देंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे इतनी समय समझ लीजिए ये क्या कह रहा है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लवक, ये सारी चीज़ें अनुपस्थित होंगी। और यहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर दें तो यूकैरियोटिक में जैसे देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, लवक हो गया, ये सारी चीज़ें उपस्थित होंगी। यही जो है खूबी है किसकी, यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक क्या होता है, इसमें जो है एनिमल्स आते हैं, ठीक, और इसमें प्लांट्स आते हैं प्रोकैरियोटिक में। तो अगर अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा, गाल्जी काय क्या होगा, प्रेजेंट होगा, लवक भी प्रेजेंट होगा, मतलब आदि सभी पाए जाते हैं। अब इसके बाद एक मेन जो है जहाँ से एक मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा बन जाता है न्यूमेरिकल में, तो उसको समझ लें। बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल, जो नीले हरे शैवाल होते हैं ये क्या होते हैं के अतिरिक्त, बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल के अतिरिक्त सभी जीवों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, समझ लेते हैं। जैसे अगर कहीं भी बात की जा रही हो किसकी, बैक्टीरिया की, नीले हरे शैवाल की, तो इसको आपको ध्यान करना है कि ये क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। सिर्फ ये दो क्या हो जाएंगी, प्रोकैरियोटिक हो जाएंगी, और सभी जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी, प्रोकैरियोटिक होंगी। यहाँ पे इसने नेमिंग करके बता दिया है कि बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे प्रोकैरियोटिक, बाकी की सभी क्या हो जाएंगी, अतिरिक्त सभी जीवों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है प्रोकैरियोटिक की है ये, और ये यूकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की थोड़ी सी बेसिस जो है हमने नोट करके रखा था, ये आपको बता दिया। अब इसी में हम क्या समझेंगे, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग समझेंगे यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में अंतर। ठीक है, तो यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी अंतर होती हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर हम पहली बात करें तो संरचना की, ठीक है, स्ट्रक्चर की, उसके बाद ये हमारी क्या है, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये हो गई यूकैरियोटिक कोशिका। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें और यूकैरियोटिक कोशिका, दो कोशिका हैं, दो प्रकार की कोशिका होती है, तो इनमें विभिन्नता क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अगर हम संरचना के माध्यम से बात करें तो जो कोशिका भित्ति होती है, जैसे देखिए ये क्या होता है, कोशिका होती है। आपको कोशिका के बारे में मतलब यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के विभिन्न जो दो प्रकार की कोशिका उसको हम एक बार स्ट्रक्चर के थ्रू कौन कौन से होते हैं चीज़ें उसको बिल्कुल एकदम नेमिंग करके समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तब तक आप बिल्कुल इसको समझ लीजिए कि जैसे ये हमारी क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के थ्रू, तो जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या होती है, ये पतली होती है। जैसे ये क्या हो गई, कोशिका है,
तो इसी में क्या होती है, एक कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका में उपस्थित द्रव्य को उसको संभाल के रखती है। तो वो क्या होती है, ये पतली होती है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। अगर इसी की हम बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में क्या होती है, ये मोटी होती है। अब अगर बात करें, ये हो गया हमारा सेल वॉल, ठीक है, मतलब कोशिका भित्ति। अगर अब हम बात करें केंद्रक कला की, तो जो केंद्रक कला होता है मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या होगा, ये अविकसित केंद्रक होगा किसमें, प्रोकैरियोटिक में। बिल्कुल ध्यान देते चलिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी उसमें जो केंद्रक कला मीन्स न्यूक्लियस होगा वो अविकसित होगा, मतलब इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। ये किसमें, प्रोकैरियोटिक में अविकसित होगा। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो उसमें कंप्लीट जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होगा, मतलब यहाँ पे पूर्ण विकसित हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण विकसित। अगर यहीं पे हम लिख दें, ये हो जाएगा पूर्ण विकसित। तो ये पूर्ण विकसित केंद्रक होता है किसमें, यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में पूर्ण विकसित नहीं होता, ठीक है, अविकसित होता है। अगर अब हम बात करें केंद्रक कला की, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है केंद्रक कला होती है, इसकी बात की जा रही है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक में क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मीन्स केंद्रक कला पाई जाती है, तो आप बिल्कुल कह दीजिएगा कि उनमें जो है अनुपस्थित होती है, ठीक। अगर इसमें बात की जाए कि किसमें, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो ये क्या हो जाएगी, अनुपस्थित हो जाएगी। अगर इसी की हम बात करें यूकैरियोटिक में, तो क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। मतलब कि यूकैरियोटिक में केंद्रक कला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये जो होता है ये पाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए मेरा न्यूक्लियस है, तो इसी न्यूक्लियस के जो है बाहर जो होता है क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रक कला, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो जाएगा वो यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। तो अगर अब हम बात करें किसकी, केंद्रक की, मतलब न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो न्यूक्लियस हो जाएगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस उपस्थित होता है। न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। अगर हम इसी की बात करें, जैसे ये केंद्रक कला है, इसमें अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है। अगर अब हम बात करें केंद्रक की, न्यूक्लियस की, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें अनुपस्थित हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। तो केंद्रक भी क्या है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक में कोई केंद्रक नहीं होता, अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, उपस्थित होता है। अगर यही हम कोशिकांग की मतलब ऑर्गेनेल्स की बात करें, तो ऑर्गेनेल्स भी हमारा प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, ठीक है, ऑर्गेनेल्स में भी प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनेल्स नहीं होते, और यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें, ये कोशिकांग हो गया। अब कोशिकांग की बात अगर हम बात करते हैं गुणसूत्र की, तो देखिए केवल डीएनए की बनी एक ढीली ढीली गोल संरचना होती है, ठीक है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, अनुपस्थित। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाएंगी, अनुपस्थित हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होंगी, जो हिस्टोन प्रोटीन नामक हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये क्या होगा, हमारे यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। और अगर हम यहाँ पे राइबोज की बात करें, राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में 70 होगा, 70S, ये यस है, ठीक है, ये क्या है, ये 70 और यस। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, 70S हो जाएगी, और यहीं पे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में तो 80S हो जाएगी, ठीक है, मतलब 80S किस में हो जाएगा, यूकैरियोटिक में। तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप इजी से समझना चाहेंगे और समझ लीजिए तो याद हो जाएगी। बिल्कुल आप समझिए, अगर कोई पूछता है कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में होती है तो उससे बताओ कि पतली होती है, और बोले प्रोकैरियोटिक में तो उससे बताओ पतली होती है। अगर वो बोलते हैं कि यूकैरियोटिक में
तो यूकैरियोटिक में बता दीजिए मोटी होती है। अगर वो पूछ लेते हैं कि केंद्रक कला, तो बता दीजिए कि प्रोकैरियोटिक में अविकसित होती है और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित होती है। तो चीज़ें मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, डाटा आपके सामने रख दिया है, इसको थोड़ा सा नोट करके और कंप्लीट कर लीजिए। अगर पूछते हैं कि केंद्रक कला, तो ये बता दीजिए अनुपस्थित है और यूकैरियोटिक में उपस्थित है। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और एक चीज़ ये जो मेनली क्वेश्चन आता है इससे कि राइबोसोम की संख्या, अगर प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम की संख्या पूछता है तो वो हो जाएगा 70S और यूकैरियोटिक में तो वो 80S हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें सूत्री विभाजन, ठीक है, मीन्स माइटोटिक डिवीजन, ये डी का मतलब शॉर्ट में लिख दिया था थोड़ा सा, तो डिवीजन समझिएगा। ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। ठीक है। इसमें माइटोटिक डिवीजन मतलब सूत्री विभाजन नहीं होता, लेकिन अगर वहीं पे हम इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट होता है कि इसमें हमारे यूकैरियोटिक में, चूँकि ये हमारा यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक हमने इस तरफ लिखा है। अब अगर बात करें, ये सूत्री विभाजन का हो गया। अब इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं कि भाई इतना चीज़ें हम तो समझ लिए, लेकिन एक समझ ये नहीं आया कि ये किन जीवों के बारे में बात हो रही है। और सच में भी अभी तक तो हमने ये कोई क्लियर नहीं किया, तो ये भी देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो इसमें देखिए जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु आ जाएंगे, नीले हरे शैवाल आ जाएंगे और बीजाणु भी प्रोकैरियोटिक में आ जाएंगे। और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें सभी उच्च कोटि के विकसित जीव सभी उच्च कोटि के विकसित जंतु एवं वनस्पति कोशिकाएं, ठीक है, उच्च कोटि के जो है क्या जंतु हैं और वनस्पति कोशिकाएं, ये सारी चीज़ें हमारी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाएंगी। बिल्कुल समझ लीजिए। कोई पूछता है कि एग्जाम्पल के थ्रू में बताइए यूकैरियोटिक में कौन कौन सी कोशिकाएं आएंगी, तो आप उनसे आसानी से बता सकते हैं कि सभी उच्च कोटि या श्रेणी के विकसित जंतु एवं वनस्पति कोशिकाएं किस में आएंगी, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, जीवाणु आ जाएगा, नीले हरे शैवाल आ जाएंगे, बीजाणु आदि आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें मतलब यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो हम लोगों का क्या होगा कि यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक की जो पूरी संरचना है सेल की, उसको नेमिंग के थ्रू डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब नेमिंग करके उसमें समझेंगे कि इसके थ्रू, जैसे ये एक है तो इसको हम बना देंगे प्लांट का, ठीक है, ये प्लांट सेल हो जाएगा। और इसी तरीके से एक ऐसे बना देंगे, वो हो जाएगा एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल। तो इन दोनों में हम जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब बांटेंगे कि इसमें क्या उपस्थित है जो कि हमारे प्लांट सेल में नहीं है, और प्लांट सेल में कौन सी चीज़ उपस्थित है क्या है, और वो हमारे एनिमल सेल में नहीं है। तो ये हम इस वीडियो में, आने वाली वीडियो में इसको समझेंगे।